नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांचाल और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संस्कार दर्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सभी को संस्कार दर्शन की टीम की ओर से मैं ढेरों सारी बधाइयां प्रेषित करती हूँ। कोरोना के भयंकर प्रचंड में जिन डॉक्टर्स ने अपना सब कुछ मरीजों के लिए समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि कईयों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उनके स्वास्थ्य सेवाओं एवं बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। और आज संस्कार दर्शन की स्पेशल रिपोर्ट में हम ऐसे ही एक कोरोना योद्धा डॉक्टर्स के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट की ओर। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के। डॉक्टर्स डे पर संस्कार दर्शन की ओर से विशेष रिपोर्ट। मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए कठिन परिश्रम कर प्राप्त किया बड़ा मुकाम। डॉक्टर्स डे पर मिले क्षेत्र के जीवन संघर्षरत एवं मानवता और सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर वर्मा से जानिए इस रिपोर्ट में। गरुड़ सिविल हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वर्मा के आटे की चक्की के साथ पढ़ाई से लेकर आज एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पहुंचने तक का सफर। कोरोना काल में 24 घंटे ड्यूटी पर रहे तैनात और निरंतर मरीजों के लिए दे रहे हैं सेवाएं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले इंदौर निवासी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पिता हरिशंकर वर्मा का जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा है। डॉक्टर वर्मा ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस किया, उसके बाद 1 वर्षीय ऑर्थोपेडिक कोर्स किया और वहीं से एमएसएनटीसी किया। फरवरी 2001 में तहसील भानपुरा के पीएचसी अंतरालिया मेडिकल ऑफिसर पद पर नियुक्त हुए। 2.5 साल वहां रहने के बाद गरुड़ भानपुरा चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान की। 2003 से अप्रैल 2020 तक भानपुरा शासकीय अस्पताल में वे पदस्थ रहे। उसके बाद 3 माह मेलखेड़ा रहने के बाद जुलाई 2020 में शासकीय चिकित्सालय गरुड़ में आए और तभी से यहाँ मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने संस्कार दर्शन से अपने अनुभव साझा किए और अपने पारिवारिक स्थितियों के बारे में भी बताया। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर समाज सेवा के इस अनुपम क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से पार होकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर संस्कार दर्शन की टीम की ओर से शासकीय अस्पताल के सभी सेवाभावी अधिकारियों कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां प्रेषित करती हैं। अब ना करते हुए देरी, आपको स्वयं डॉक्टर्स डे पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा के जीवन के कुछ अनमोल पल और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को वर्मा ने कैसे किया हल। डॉक्टर वर्मा के जीवन की संघर्ष भरी कहानी स्वयं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और संस्कार दर्शन की टीम आज डॉक्टर्स डे को स्पेशल डे बनाते हुए पहुंची है गरुड़ नगर के सिविल हॉस्पिटल में। जी हां, भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स के लिए आज हम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए और आज हम गरुड़ नगर में नव पदस्थापित मेडिकल ऑफिसर वर्मा जी के जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से पार होकर इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है और अब मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स का आज स्पेशल डे है और इसको और भी स्पेशल बनाने के लिए आज हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं और आज ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम यहाँ पर आपको ये बताने के लिए पहुँचे हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं निरंतर कोरोना काल में ही नहीं बल्कि निरंतर लगातार हर रोज़ देते रहते हैं।
बिना दिन रात अपनी हेल्थ की बिना परवाह किए किस प्रकार से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा जिस समय इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, उन्होंने अपना सब कुछ मरीजों के लिए समर्पण कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, गरोठ नगर का जो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ओपीडी के पास हम पहुँचे हैं और ओपीडी के पास ही जो है हम जिनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानने आए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर जो वीरेंद्र वर्मा जी हैं, उनके ऑफिस कार्यालय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये उनका कार्यालय है, यहाँ पर बैठ के वे मरीजों की देखरेख करते हैं और यहाँ पर वे मरीजों की देखरेख करते हुए मरीजों से जुड़े रहते हैं और किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, यह भी हम पूरी रिपोर्ट में आपके साथ बताएंगे। एक आटे की चक्की के साथ पढ़ाई से लेकर एक मेडिकल ऑफिसर तक का सफर हम डॉक्टर वर्मा का आपको बताएंगे। यह बताएंगे कि किस प्रकार से इस ऑफिस में कार्य करने के लिए, एक मेडिकल ऑफिसर पद पर कार्य करने के लिए और आगे निरंतर बढ़ने के लिए वे किस प्रकार से मेहनत करते आए हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, आप मेरे साथ मौजूद डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी को देख सकते हैं और हम इनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी सब जानकारी आपको बताएंगे, जिससे प्रेरणा लेकर आप भी हर क्रिटिकल कंडीशन से उभर कर अपना एक नाम कमा सकते हैं और अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी, तो अब हम मौजूद हैं गरोठ नगर सिविल हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी, उनके जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और आपको भी बताएंगे। सर, मैं आप सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहूँगी कि गरोठ नगर में वर्तमान में ही आपकी पदस्थापना हुई है, तो किस प्रकार से आपको मरीजों का भी सहयोग मिल रहा है और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है और आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? मुझे यहाँ पदस्थ हुए लगभग 1 वर्ष हुआ है। इस दौरान कोरोना महामारी अत्यधिक बढ़ गई थी। ऐसी कंडीशन में मुझे मेरे स्टाफ ने, कलीग लोगों ने, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। वह प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा सहयोग रहा। इस कारण इस महामारी पे ऐसी विकट परिस्थिति में भी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाए हैं और आज की स्थिति में कहेंगे कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन आज की स्थिति में अपने को कंट्रोल में लग रहा है और आगे भी हम कोशिश में लगे हैं कि ये चीज़ कंट्रोल में रहे और नहीं बढ़ पाए। इसके लिए मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कम हुआ है, अतः इसका बचाव जारी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इससे पहले आपने कहाँ पर कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी है, मरीजों की देखरेख की है, क्योंकि कोरोना काल में भी आपने अन्य जगहों पर कार्य किया है और फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह आपने काम किया है। मैं बेसिकली इंदौर का रहने वाला हूँ और मैंने MBBS महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है और MBBS पश्चात मैंने वहाँ से 1 साल ऑर्थोपेडिक में हाउस जॉब भी किया। उसके पश्चात MS ENT किया है। MS ENT करने के पश्चात मेरी पहली पदस्थापना भानपुरा तहसील के अंतरालिया PSC वहाँ हुई थी। करीब 2.5 साल तक मैंने अंतरालिया के साथ में बाबुलदा PSC सिविल हॉस्पिटल भानपुरा व गरोठ में भी सेवा देता रहा और 2003 से मुझे सिविल हॉस्पिटल भानपुरा पदस्थ किया गया। जब से मैं लगातार कई परेशानियों के बावजूद वहाँ पे सेवाएं देता रहा और अभी पिछले लगभग 1 वर्ष सवा वर्ष पूर्व कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि जिसमें मेरा वहाँ से ना चाहते हुए भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से मेलखेड़ा किया गया। 3 महीने मेलखेड़ा भी सेवाएं दी मैंने। उसके पश्चात प्रशासन ने मुझे यहाँ की बागडोर सौंपी और मेरी पूरी कोशिश है कि जितना मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ वो मैं मेरी तरफ से यहाँ कर रहा हूँ। देखिए सर, किसी भी फील्ड में हम जब काम करते हैं तो पहली बार का जो अनुभव रहता है वह सबसे मज़ेदार होता है, वह कहने लायक होता है और प्रशंसनीय होता है। तो मैं जानूंगी कि जिस प्रकार से आपने ऑर्थोपेडिक हाउस ऑफ में काम किया है, उस समय आपका क्या अनुभव रहा, सबसे पहले का समय? मैं एक्चुअल में इंदौर का ही रहने वाला। इंदौर MY में मैंने उसमें हाउस जॉब किया तो वहाँ इतने क्रिटिकल केस आते हैं कि देख के मतलब बड़ा वो लगता है कि
यहाँ वहाँ तो इतनी सुविधा होते हुए अपने को सेवा देने का मौका मिला, और उसका यहाँ आके फ़ायदा मिलता है कि मैं वहाँ की जगह यहाँ आया हूँ तो आज मैं उसका बेटर यूज़ कर पा रहा हूँ। वहाँ के बाद में यहाँ आने के बाद में, क्योंकि कम फैसिलिटी में अपने को वही काम करना, तो नेचुरली उसका कुछ हद तक बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे। देखिए, अब सर हम आपके निजी बातों पर ध्यान देंगे, निजी बातों को हम जानना चाहेंगे। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से आपने आपकी जो स्थितियाँ रही हैं उसमें आपने उन सभी डिफ़िकल्ट कंडीशनों को आपने फेस किया और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इंदौर का रहने वाला था। मेरे फादर जो थे उनकी आटा चक्की थी, और मैंने MBBS के दौरान उनके सहयोग में साथ में आटा चक्की तक भी चलाई है मैंने। कई बार कोई लोग वहाँ देखते थे मेरे को तो एकदम विश्वास नहीं करते थे कि कल तो MY में देखा था, आज यहाँ, तो ये कंडीशन भी रही है। लेकिन मैंने मेहनत से पीछे नहीं हटा। सब करने के बावजूद भी लगातार आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जितना मैं जनता को सहयोग दे पाऊँ बराबर देता रहूँ। देखिए, सर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इन सभी कंडीशन को फेस किया। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इनकी पापा की जो चक्की जो थी, आटा पीसने की जो चक्की थी, उनमें भी काम किया है, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी एजुकेशन में भी ध्यान दिया है। हमें एक और बात जानने में आई है सर कि आपने अपने कॉलेज से अपने घर तक का बहुत लंबा सफ़र भी तय करके आप जाया करते थे अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो समय आप हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, ये बात सही है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था तो मेरे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता था मेडिकल कॉलेज। तो साइकिल से जाता था, और साइकिल से जा के मैंने पढ़ाई पूरी की। तो उस समय का दिन आज याद आए थे। आज अगर 2 किलोमीटर भी साइकिल चलाने का होता भी नहीं चला सकता मैं। मेरे को सोच के आश्चर्य होता कि इतना मैं उस टाइम कैसे कर लेता था। लेकिन ये है, वास्तविकता है कि उस टाइम बहुत मेहनत की है, और ये है कि मेहनत का ही फल मिलता है। अगर वो जो मेहनत की है तो वो आज काम आ रही है। मैंने ईमानदारी से वहाँ भी काम किया, सिंसियरली काम किया, तो उसका नतीजा है कि वो हर जगह वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। देखिए सर, आपकी तरह ही और बहुत सारे जो निचले बैकग्राउंड के, जो बहुत स्थिति जिनकी डाउन है, आर्थिक स्थिति से जो नहीं उठ पाते हैं, वो भी आपकी तरह सपना देखते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत नहीं हारे, मेहनत बराबर से करते रहें। जो बोलते हैं हिम्मत रखने वाला कभी हारता नहीं है। एक बार पीछे रह सकता है लेकिन हमेशा पीछे नहीं रहेगा। तो लगन लगा के काम करें, पीछे मुड़ के ना देखें। अभी यहाँ के उसमें भी ये चीज़ें देखने में आ रही कि कई समस्याएं, ऐसी परिस्थिति आई कि व्यक्ति कई बार इतने में डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मैं तो छोड़ दूँ, ये करूँ। तो मतलब कभी हौसला नहीं छोड़ना। समस्याएं बहुत सारी आती हैं, अगर समस्याएं आए तो भी बराबर से हौसला रखते हुए काम करें, और सब्र सबसे खास जरूरी है। अगर सब्र बराबर से रखेंगे तो कभी हार नहीं होगी। देखिए, सर की बातों को हम अमल करें तो जितने भी कभी जो एजुकेशन कर रहे हैं अपने MBBS की पढ़ाई के लिए या फिर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इनके द्वारा कही गई बातें बहुत ही प्रेरणादायक है। और इसके अतिरिक्त मैं सर से पूछना चाहूँगी कि क्या आपके जो ड्यूटी लाइफ रही है, आपने जितने भी कार्य किए हैं, उन सभी पदों पर रहते हुए आपको किन्हीं ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसा केस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हों? बिल्कुल, दिक्कतें बहुत आई है, क्योंकि इसके पहले मैं भानपुरा पदस्थ था, तो वहाँ भी करीब पिछले 5 सालों से तो सिंगल मेडिकल ऑफिसर था, मैं अकेला ही था। तो एक साल हो जाता था मैं घर नहीं जा पाता था। अपने परिवार उज्जैन रहता है, अभी बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा भी MBBS कर रहा है, और ये खुशी की बात है कि जिस कॉलेज से मैं MBBS हूँ, मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में MBBS कर रहा है। बाकी ये तो समस्या बहुत रही है कि ड्यूटी को देखते हुए घर जाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जब से यहाँ आया हूँ, जब से तो फिर भी थोड़ा यहाँ स्टाफ ज़्यादा है। 3 से 4 डॉक्टर्स रेगुलर में सहयोग वाले हैं हमारे, तो फिर भी जा पाता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद कोरोना की ऐसी स्थिति बनी कि कोरोना के कारण नहीं जा पाया। तो अभी भी मुश्किल से साल में 2-3 बार जा पाया हूँ मैं। इवन कुछ कंडीशन तो ऐसी भी बनी कि मेरे खुद के ससुर जी एक्सपायर हो गए।
ऐसी कंडीशन में मैं जाके 2 घंटे सिर्फ रुक के ऐसा कैसे वापस आया हूँ मैं। अभी मई की बात है, 1 मई को एक्सपायर हुए थे वो, और कोरोना महामारी पूरी पीक पे थी। कंडीशन ऐसी थी कि प्रशासन की तरफ से बहुत था, सब था, लेकिन वो जाना भी ज़रूरी था। मैं गाड़ी से गया और 2 घंटे रुक के मैं वापस आ गया। मेरी खुद की रियल सिस्टर अप्रैल में एक्सपायर हो गए पूना में, उनको भी कोरोना हो गया, कोरोना से एक्सपायर हो गया। आज तक मैं जा भी नहीं पाया हूँ मैं, जबकि व्यक्ति चाहता है कि सबसे ज़रूरी है वह जाना, लेकिन फ़र्ज़ के आगे ये सब चीज़ मैंने छोड़ा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने फर्ज के लिए इन्होंने ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, अपनी फैमिली से दूर रहकर ये इतना सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो सर देख सकते हैं किस प्रकार से अपने फैमिली बैकग्राउंड के इतना डाउन होते हुए भी इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की और यहाँ तक वे पहुँचे हैं। तो मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी सर कि अब आप जो कोरोना वॉरियर्स की तरह आपने कार्य किया है, तो वो कंडीशन किस प्रकार से रही होगी, किस प्रकार से आपने सब कुछ हैंडल किया? ये कंडीशन तो कहूँगा अनएक्सपेक्टेड थी, कभी सोच नहीं सकते। इतने साल के 50 साल की मेरी उम्र हो गई, इतनी उम्र में ना नॉर्मल ना पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसे केस इतने नहीं देखे। इवन मैंने एमवाई में काम करने के बाद बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, कुछ भी हुए, उसके बावजूद भी ऐसी विकट परिस्थिति नहीं देखी। हर मरीज सीरियस कंडीशन में आ रहा है, मतलब आदमी को खाने का, पीने का, सांस लेने का बिल्कुल टाइम नहीं। और मैं अपने समस्त स्टाफ की प्रशंसा करूंगा कि स्टाफ ने मेरे को पूरा कोऑपरेट किया। किसी भी मेरे कलीग डॉक्टर हो, कोई भी, इतनी छोटी सी जगह एक दिन में मैक्सिमम हमारे पास 121 मरीज भी भर्ती रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। इतनी छोटी जगह गरुड़ कोविड केयर सेंटर में एक दिन में 121 मरीज 9 मई के दिन एडमिट थे हमारे वहाँ। और यह हमारा ही स्टाफ पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तैदी से लगा रहा बिल्कुल, और जितना सेवाएं दे सके बिल्कुल बराबर से दी है। तो मैं पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को पूरा, आज मैं खाली कुछ नहीं कर सकता, पूरा मेरी जो रीढ़ है मेरा स्टाफ है, तो सारे स्टाफ का सहयोग रहेगा। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला मुझे। हमारे एसडीएम सर आरपी वर्मा सर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मतलब मुझे कहीं एक तकलीफ नहीं आने दी। जरा सी कुछ भी समस्या रही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल वो तैयार कि डॉक्टर साहब हम आपके पीछे खड़े हैं, आप जो करना हो आप करो। पूरा सहयोग रहा बिल्कुल। जनप्रतिनिधि विधायक जी ने बिल्कुल बोल दिया मेरे को कि डॉक्टर साहब आपको जो दवा वगैरह की आवश्यकता हो आप बिल्कुल बेहिचक ले आए, आप आरकेएस से उसको ले लें, हमारी तरफ से पूरी अनुमति है। मुझे पूरा सहयोग रहा, पूरा प्रशासन का सहयोग रहा, जनप्रतिनिधि का सहयोग रहा, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी आई, उन्होंने भी सहयोग किया। तो सबके सहयोग से इस महामारी पे हम कुछ हद तक कंट्रोल पा पाए हैं। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने इतना सब कुछ संभाला है। इनका आभार जितना माना जाए उतना कम है। आप इनका ही नहीं बात करें, हर डॉक्टर्स के लिए आज स्पेशल डे है क्योंकि उनका खुद का विशेष दिवस है। आज उन सभी डॉक्टर्स के लिए हम नमन करते हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत आभार मानते हैं। और साथ ही हम सर का भी बहुत बहुत आभार मानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन सब कंडीशनों को हैंडल किया है। उसी के साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कोरोना काल में इस प्रकार से आपने सभी हैंडल्स किए हैं, तो अब और भी स्थिति, अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या प्रेरणा देंगे, क्या ये बात कहेंगे कि जिससे वो कोरोना से बचे रहें, उनके लिए क्या गाइडलाइन कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का बचाव ही इलाज है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगा के रखें। घर में भले अकेले हैं तो नहीं लगाएं, लेकिन अगर जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो अनिवार्य रूप से लगाएं। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और जहाँ तक बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर नहीं निकलें, क्योंकि अभी जो कंडीशन है जीवन बचाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर से जाएं, प्रोटोकॉल के साथ जाएं, लेकिन अगर वो टाला जा सकता है तो उसको टालें। सर से हम ये जानेंगे कि कोरोना काल में खुद फ्रंट लाइन काम करने के अलावा क्या उन्होंने और भी अतिरिक्त कार्य इस हॉस्पिटल के लिए किए हैं, या फिर अन्य पदों पर रहते हुए, अन्य क्षेत्रों में इन्होंने पद पर रहते हुए यह कार्य किए हैं? मैं जब इधर कोरोना में ड्यूटी कर रहा था तो उस दौरान ऑक्सीजन की बहुत समस्या आ रही थी। मरीज इतने आ रहे थे कि जितने हमें उम्मीद से ज़्यादा मरीज आ रहे थे। वो पता लगे कि एक को ऑक्सीजन लग रही, इधर दूसरा आके एक्सपायर हो गया ये, तो वो मुझसे देखा नहीं गया। सबने सहयोग किया, माननीय विधायक महोदय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी दिए, लेकिन
ये कंडीशन मेरे को देख के बड़ा दुख हुआ। मेरे को लगा कि मैंने कहा अपन इस समय कुछ सहयोग करें जनता के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने परिवार में चर्चा की, मेरे परिवार से सभी लोग सहमत हुए कि मैंने घर में चर्चा की कि मैं चाहता हूँ कि 2 कंसंट्रेटर हॉस्पिटल के लिए अपनी तरफ से दे दिए जाएँ। तो सब लोग सहमत हुए, तो मैंने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर के मेरी तरफ से लेके अस्पताल के लिए माननीय विधायक महोदय को ही मई में दान में दिए थे। वो मेरी स्वयं की एक इच्छा हुई और परिवार की इच्छा थी कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक के काम आ पाएँ। बाकी तो जीवन पड़ा है, सब कहीं ना कहीं आदमी खर्च करता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति की जान बचाने का डायरेक्ट काम है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। ये सोच के मैंने वो काम किया और मुझे संतुष्टि है कि जो व्यक्ति उससे लाभ लिए वो अभी मेरे सामने अच्छे हैं, तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ वो व्यक्ति बिल्कुल। देखिए सर, कोरोना काल में आप फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल कोरोना के संक्रमण के इतने करीब रहकर सभी डॉक्टर्स ने काम किया है, अपनी पूरी लगन से मगन से इन्होंने कार्य किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार से दूर रहकर आपने यहाँ पर कार्य किया, तो परिवार वाले भी आपकी चिंता करते होंगे, तो उस समय आपने परिवार से दूर रहकर किस प्रकार से उनकी याद में भी आपने कार्य किया है यहाँ पर? बस ये रोज़ फ़ोन पे बात करते थे और अभी तो उस टाइम तो इतना बिजी हो गए थे कि फ़ोन भी नहीं लगा पाते थे। और बल्कि फैमिली को, बच्चों को भी मैंने ये बोल रखा था कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो समझना कोविड वार्ड के अंदर हूँ, क्योंकि वार्ड में प्रोटोकॉल के तहत बार बार फ़ोन में हाथ लगाना भी ठीक नहीं है। तो फ़ोन अगर जेब में है तो 6-6, 8-8 घंटे ऐसे हो जाते थे कि वो अगर उन्होंने कॉल किया और नहीं उठाया तो वो डबल भी नहीं करते थे, उनको मालूम है कि ये बिजी हैं। तो मेरे परिवार का पूरा कोऑपरेशन रहा, पूरा मेरे को सपोर्ट रहा और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मतलब सबके सहयोग से ही आज उन लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ अकेला काम करने में सक्षम हो पाया हूँ। नहीं तो आदमी का आधा तो यहाँ आधा मन घर पे लगा रहता है। और इवन कोरोना की शुरुआत में मेरे घर में चारों मेरे सहित पूरा फैमिली पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद सब लोगों का मैंने घर पे ही इलाज किया। मेरे को थोड़ा ज़्यादा संक्रमण हो गया था तो मेरे को एडमिट भी होना पड़ा, खुद रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी लगे मुझे। तो मैं सारी परिस्थिति देख चुका था, इसलिए मेरे को ज़्यादा वो था कि मैं जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर पाऊँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जिस कंडीशन से निकला होता है वो बहुत अच्छे से समझता है उसको। तो मेरी ये कोशिश थी पूरी कि जितना सहयोग कर पाओ अपन वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, परिवार का पूरा इन्हें साथ रहा और परिवार का इतने साथ रहने के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक कोरोना वॉरियर जिनका बेटा हो, उनके लिए यह बहुत खुशी की बात भी होगी। कह सकते हैं कि एक संकट के पास रहकर इतना काम करना उनके लिए एक दुख भी होगा कि कहीं बेटे को कुछ हो न जाए। इसी के साथ उनको ये खुशी भी हुई होगी। और सबसे पहले मैं उनकी यह खुशी के बारे में जानना चाहूँगी, जब आपने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अब पहले किसी पद पर पहुँचे थे? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतरालिया, मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हुआ था। उसके साथ में मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबुलदा का भी चार्ज दिया गया था कि आप दोनों जगह देखेंगे। और मैं कान नाक गला रोग में MS था, तो सिविल हॉस्पिटल भानपुरा व गरोठ यहाँ भी अतिरिक्त साप्ताहिक मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। तो करीब 2.5 साल तो मैंने प्राथमिक सेवाएं वहाँ पे दी। यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग हटके था। मैं बेसिकली इंदौर का रहने वाला था और पहली बार इंदौर छोड़ के निकला था और मैं बाबुलदा में रहा हूँ, कमरा लेके वहाँ पे मैंने 2.5 साल तक मैं वहाँ रहा हूँ परिवार के साथ। मेरा बेटा जब यहाँ आए थे तो 6 महीने का था और मैंने पूरी तरह से पूरी कोशिश की और मेहनत की और पूरा लोगों की सेवाएं की। और मैं कहूँगा उसी का नतीजा है कि भगवान ने मेरा पूरा सहयोग किया कि मेरा बच्चा आज 3 साल हो चुके हैं, उसको 4था साल चल रहा है MBBS में और मेरे खुद के कॉलेज में ही वो पढ़ाई कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक चीज़ ज़रूर मेरे देखने में आई कि छोटी जगह का क्रेज अलग होता है, बड़ी जगह पैसा बहुत मिलता है लेकिन छोटी जगह सम्मान मिलता है। यहाँ पे मैंने ये जज किया है कि इतने साल यहाँ रहा हूँ, मैं जहाँ भी अगर जाके खड़ा हो जाता हूँ तो कई लोग आ जाते हैं, सर आज इधर कैसे आ गए, सर ये गए, मतलब सम्मान बहुत मिलता है। अगर मेरे ऐसा कोई नहीं है कि मैं बस में सफ़र नहीं करता हूँ ना, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है मेरे को ट्रेन में जाना तो जनरल कोच में भी चला जाता हूँ, रिजर्वेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो जनरल में भी चला जाता हूँ। बस में कई बार मैं स्टेशन से बस में बैठा
और व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि बोले कि अरे डॉक्टर साहब आप बैठ जाओ, तो मतलब एक मन में बड़ी खुशी होती है कि आज अपना जो पद का सम्मान है। तो कुछ लोग जरूर है कि 5-10% लोग तो हर जगह वो जो बोलते हैं न्यूसेंस भी होते हैं, बाकी यहाँ की पब्लिक लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सम्मान करते हैं। और ये तो फैक्ट है कि सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है और अपनी मेहनत से सम्मान मिल रहा है, इससे भी मैं खुश हूँ कि मैं छोटी जगह हूँ लेकिन सम्मान का हकदार हूँ और लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं। देखिए, पहली बार आपके मम्मी पापा ने क्या कहा जब आप किसी पद पर पहुंच गए अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद? मेरे फादर तो मेरे जैसे MBBS में एडमिशन हुआ था तो वो एक्सपायर हो गए थे। मदर थे, उनको जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो बड़े खुश हुए वो। एक्चुअल में परिवार की यही इच्छा थी कि अपन एक सेवा करें, समाज सेवा करें, तो समाज सेवा का इससे अच्छा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आया और उसी तौर पे मैं इसमें बढ़ा और मेरा भगवान ने भी सहयोग किया। तो ये सोच के आए, शुरू में थोड़ा तकलीफ भी हुई कि एकदम सिटी में रहने वाले एकदम ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट आ गए, तो कुछ दिन महसूस भी हुआ, लेकिन उसको कंप्रोमाइज़ किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि अपने को यहाँ पे सम्मान मिला और अच्छी एक पहचान मिली। आज ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ठीक है, अपने एरिया में अपनी एक पहचान तो बन गई है कि हर कोई नाम से पहचानने लगा कि हाँ वो डॉक्टर साहब हैं, अच्छे हैं। बस इसी में सुकून मिलता है अपने। देखिए, पहचान मिल पाना, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाना, इन सभी के लिए जो मेहनत करते हैं उनके लिए क्रिटिकल तो होता है, लेकिन वे इन सभी समस्याओं को फेस करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आपको इन सभी समस्याओं से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, वे अन्य जो अभी एजुकेशन कर रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको भी करना पड़ेगा, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? कभी भी मन लगा के काम करें, हौसला नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं आनी, कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन सब्र रखें और मेहनत करते रहें। एक बार में कामयाबी नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी, तीसरी बार में ज़रूर से मिलेगी। तो सब्र बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी बोलते हैं एकदम विश्वास नहीं खोएं और कॉन्फिडेंस बनाए रखें तो कभी हार नहीं होगी। देखिए, आपकी लाइफ में इतना बड़ा मोड़ आया, आपने इतनी एजुकेशन के बाद अपने मुकाम को हासिल किया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन रहे, कि इन्होंने आपकी उम्मीदों को पूरा करने में आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया? सबसे पहले तो परिवार है। प्राथमिक तो जैसे जब मेरा एडमिशन हुआ तो जब तो कंबाइंड फैमिली में हम रहते थे, ब्रदर वगैरह भी थे, उस टाइम फादर भी थे, लेकिन बेस तो वहीं से शुरू होता है कि अगर वो मेरे को अगर इसमें एडमिशन नहीं डलवाते इसमें तो आज मैं कहीं कुछ और करता रहता। मेरे साथी मेरे से बड़े ब्रदर भी मेरे साथ ही पढ़ रहे थे उस टाइम, और मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे जो अब तो नहीं है, लेकिन उन लोगों ने खास कोऑपरेट किया एडमिशन के टाइम कि नहीं मेरे को इनको डॉक्टर बनाना है। तो सबके सहयोग से ही मैं वहाँ कॉलेज में पहुँच पाया हूँ, क्योंकि एक गरीब परिवार को वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होता है और सारी फैसिलिटी में इतना काम करना, लेकिन ये है कि सब ऊपर वाले की इच्छा और मेहनत अपनी, आज इसकी बदौलत मैं इस मुकाम पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और उन सभी लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी आपने बहुत प्रेरणाएं दी। वीरेंद्र वर्मा जी जो यहाँ के BMO सर है, उनसे उनके जीवन के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू। हम जानेंगे यहाँ के मेडिकल स्टाफ से भी हो कि किस प्रकार से वे कोरोना काल में काम करते आ रहे हैं और अभी भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम श्रीमती गिरजा शर्मा है। मैं यहाँ पर हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ और आजकल फीवर और NCD दोनों देख रहे हैं। जी, तो आपका कार्यकाल रहता है, कितने पेशेंट्स का आप एक दिन में सारा कार्य करते हैं, मैरिज की देखभाल करते हैं? मतलब 50 करीब तो NCD हो जाती है, और जब कोरोना काल चल रहा था तब 100-150 लोग
फीवर में चेक हो जाते हैं। देखिए अभी कंडीशन अपन देख सकते हैं कोरोना काल की है, तो यहाँ पर किस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से चौराहों पर पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं, सभी पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से फ्रंट लाइन वॉरियर किस प्रकार से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, पल्स ऑक्सीमीटर और सभी हमें देखने को मिल सकता है। ये थर्मामीटर भी हमारे पास हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये सभी जगह इस प्रकार से कार्य हो रहा है। और आज स्पेशल जो डॉक्टर्स डे है उसको स्पेशल डे बनाते हुए संस्कार दर्शन की टीम आपको पूरा कवरेज करा रही है। इसी के साथ हम आपको अस्पताल का पूरा भ्रमण भी कराएंगे। हम जहाँ पर मौजूद है यह पोषण पुनर्वास केंद्र वार्ड है, यहाँ पर NRC वार्ड है, तो हम अंदर जाकर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे शिशुओं की भी देखभाल होती है, बच्चों की भी देखभाल होती है। तो यहाँ पर इन नर्सों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सभी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से देखा जा सकता है तीसरी लहर में बच्चों को भी खतरा होने का डर है, ये हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम इन नर्सों को देख सकते हैं सब कार्य में लगी हुई हैं। हम इनसे जानेंगे कि कितने बेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पे 10 बेडेड NRC है, कुपोषित बच्चों को यहाँ एडमिट किया जाता है। किस प्रकार से देखभाल होती है यहाँ पे बच्चों की? यहाँ पे जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनको यहाँ पे लाके रखा जाता है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता लेके आती हैं इनको। 14 दिन का हमारा प्रोटोकॉल है, 14 दिन के तक रखा जाता है। उनकी डाइट और उनका मेडिसिन का सारा ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है। देखिए कोरोना काल में कोई ऐसा पेशेंट आया जो शिशुओं में हो? अभी तक के गरुड़ में हमारे NRC में तो नहीं आया है। और अगर कहा नहीं जा सकता, अगर हो भी जाए तो यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था है जिसके कारण हम अगर ऐसा शिशु यहाँ पर आता है संक्रमण से ग्रसित होकर, तो आप किस प्रकार से देखभाल के लिए यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हैं? वैसे हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था कर रखे हैं। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वार्ड भी बना रखा है, बच्चों को अगर कुछ होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बेडों को बिल्कुल सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। और बच्चों के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं उनको जितनी भी तरह से हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं उस प्रकार से यहाँ पर वहाँ खिलौने आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर्स डे के स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये NRC वार्ड आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए। पेशेंट शिशुओं में अगर कोई कुपोषित है तो वो इस वार्ड में आता है और नर्सों द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा उनकी किस प्रकार से केयर की जाती है यह हम आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे भी हम सिविल हॉस्पिटल के अन्य कई वार्डों का आपको भ्रमण कराएंगे और वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी हम सिविल हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी वार्ड आप देख सकते हैं जहाँ पर पेशेंट सबसे पहले इंटर करता है। और ये इमरजेंसी वार्ड में किस प्रकार से सभी कर्मचारी कार्य करते हैं, जो हेल्थ वॉरियर है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं हम कोरोना काल में ब्लड टेस्टिंग वगैरह ये सब कार्य बहुत ज़्यादा मेन रहे हैं, जिसके कारण यह पता चल सके कि संक्रमण है या नहीं। और उन सभी संक्रमण की जानकारी के लिए कि यह साबित करने के लिए कि संक्रमण है या नहीं, इन सब की चेकिंग का भार जो है यहाँ पर लेबोरेटरी रूम इन सभी के कर्मचारियों के ऊपर रहता है। तो इन्होंने कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन में रहकर कार्य किया है। काल में मुस्तैदी से रहकर किस प्रकार से टेस्टिंग का कार्य किया है। और अभी भी कोरोना काल की भले ही थोड़ी स्थिति ठीक हुई हो, फिर भी ये कार्य में लगातार लगे हुए हैं। विगत 2 महीने पहले कोरोना की जो सेकेंड लहर थी बहुत ही खतरनाक थी। इसमें आज स्थिति सामान्य है, पर फिर भी सामान्य अपन कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तीसरी लहर का डर है। और 2 महीने पहले ये स्थिति थी कि आज हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती थी और जितने भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आते थे। जो आज डॉक्टर्स डे है, स्पेशल डे है, तो उस पर वे अन्य लोगों को जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं और इसी प्रकार से इनकी तरह कार्य करना चाहते हैं, उनको वे इस स्पेशल डे पे क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पे जो भी नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सेवा का सेवा करने का अवसर इसमें मिलता है। एक मानव सेवा इंसान को मौका देती है यहाँ करने का। तो सभी जितने भी नवयुवक हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं तो
मतलब सेवा के रूप में इस कार्य को किया जाए और इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेबोरेटरी रूम है और किस प्रकार से यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग का काम होता है, किस प्रकार से यहाँ पर सभी ब्लड की चेकिंग होती है और अंदर भी आप देख सकते हैं कैसे सभी कर्मचारी अपने कार्यों में लगे हुए हैं, मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सभी जो है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियमों का पालन करते हुए सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अभी मैं जहां पर उपस्थित हूं यह आईसीटीसी वार्ड है और यहां के जो कर्मचारी हैं जो लगातार अपने कार्यों में लगे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से इस वार्ड में काम होता है। मेरा नाम अनिल सेन है, मैं आईसीटीसी काउंसलर हूं और विगत 10 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहाँ पर मेन HIV काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। यदि टेस्टिंग में कोई HIV पॉजिटिव आता है तो हम उसे दवाई के लिए ART केंद्र मंसूर भेजते हैं और यदि कोई ANC पॉजिटिव आती है तो उसके 18 महीने तक का फॉलोअप की पूरी जिम्मेदारी आईसीटीसी केंद्र की रहती है। और वर्तमान में कोविड-19 के चलते HIV टेस्टिंग थोड़ी प्रभावित हुई है और आसपास की फील्ड से कम टेस्टिंग हो रही है अभी, पर जैसे ये थोड़ा सा कोविड कंट्रोल में है तो वापस से HIV टेस्टिंग की संख्या वापस बढ़ रही है। देखिए सर, कोविड फिर भी अभी कंट्रोल में है लेकिन इसका खतरा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, तो उनसे बचाव के लिए अभी भी आप गाइडलाइन का पालन करने के लिए उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा क्योंकि अभी भी देश में तीसरी लहर का अंदेशा एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है। अभी भी हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सैनिटाइजर और हाथ की धुलाई हम और स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, थोड़ी बहुत भी कोताही नहीं बरते इस कोविड-19 प्रोटोकॉल तहत, और जो गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन करें, ये सभी नागरिकों से और सभी आसपास की जनता से यही निवेदन है अपना। आज डॉक्टर्स डे है तो सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप क्या कहेंगे? डॉक्टर का पेशा एक समाज में बहुत डिग्निटी एंड बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाला पेशा, और हर युवा उस पेशे में आना चाहता है। मैं हर युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि ये मानवता वाला पेशा है, यहाँ आएँ और सेवा करें। सेवा भाव से जो भी मतलब करने के बाद में जो मन को सुकून मिलता है वो और कई फील्ड में नहीं मिलता। तो संस्कार दर्शन की ओर से ये थी आप सभी दर्शकों के लिए और सभी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने गरुड़ नगर के सिविल हॉस्पिटल का आपको भ्रमण कराया, स्टाफ से मिलाया और साथ ही यहाँ के जो नवपदस्थापित मेडिकल ऑफिसर हैं वीरेंद्र वर्मा जी, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी हमने आपसे रूबरू करवाया। इसी के साथ आगे भी अन्य विशेष खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।